अक्सर जब फिजिकल रियलिटी या साइंस की बात होती है ना, तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है कि चीजें बिल्कुल क्लियर और डिफाइंड होंगी। हाँ, मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। एग्जैक्टली जैसे जब किसी ठोस दीवार को धक्का मारा जाता है तो वो सॉलिड फील होती है, या पानी को देखा जाए तो वो एक कंटिन्यूअस फ्लो की तरह बहता है। इंसानी फितरत है चीजों को अलग अलग बॉक्सेस में कैटेगराइज करना। सही कहा, या तो कोई चीज एक वेव है, पानी की लहर की तरह, या फिर वो एक पार्टिकल है, किसी छोटे से कंकड़ की तरह। दोनों के बीच कोई ओवरलैप नहीं माना जाता था। लेकिन आज जो हमारे पास रिसर्च पेपर्स और कुछ बहुत ही शानदार क्लासरूम नोट्स का जो स्टैक है, उसमें गहराई से जाने पर लाइट और क्वांटम दुनिया के वो सारे बने बनाए बॉक्सेस टूट जाते हैं। रियलिटी का एक ऐसा लैंडस्केप सामने आता है जो काफी मिस्टीरियस है। बिल्कुल, और क्वांटम फिजिक्स की यही तो खूबसूरती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, जिसे हम आज का लेक्चर भी कह सकते हैं, हमारा मिशन इसी मिस्ट्री को डिकोड करना है। हाँ, और शुरुआत हम लाइट के डुअल नेचर से करेंगे। राइट, हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे काम करता है, फोटोन नाम के इस अजीबोगरीब पैकेट की विशेषताएं क्या हैं, और डी ब्रोगली की उस हाइपोथेसिस के पीछे का असली लॉजिक क्या था जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। तो इस सफर की शुरुआत उस ऐतिहासिक उलझन से करते हैं जो 19वीं सदी के अंत में साइंस कम्युनिटी के सामने खड़ी थी। बहुत लंबे समय तक ये एक स्थापित सत्य माना जाता था कि लाइट सिर्फ और सिर्फ एक वेव है। मतलब थॉमस यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने तो इसे लगभग साबित ही कर दिया था, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन फिर कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। जब किसी मेटल सरफेस पर खास तरह की लाइट डाली गई तो उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर उछलने लगे। इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया। सुनने में तो ये बहुत सीधा सा कंसेप्ट लगता है, मतलब लाइट आई, मेटल पर टकराई और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। तो इसमें इतनी उलझन क्यों थी? उलझन इसलिए थी क्योंकि वेव थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई यहाँ? समस्या टाइमिंग और एनर्जी की थी। अगर लाइट सिर्फ एक लहर या वेव होती तो पानी की लहरों की तरह ही काम करती। मान लिया जाए कि एक बहुत ही कमजोर लाइट वेव मेटल पर पड़ रही है। ओके। तो वेव थ्योरी के हिसाब से उस कमजोर लाइट को धीरे धीरे अपनी एनर्जी मेटल के अंदर जमा करनी चाहिए। कुछ घंटों या दिनों के बाद इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जानी चाहिए कि वो बाहर निकल सके। तो मतलब कमजोर लाइट चाहे महीनों तक मेटल पर पड़ती रहे, असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ? एकदम सही। एक्सपेरिमेंट्स ने एक चौंकाने वाली बात दिखाई। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी एक खास लेवल से कम है तो चाहे कितनी भी चमकदार और इंटेंस लाइट मेटल पर डाल दी जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। वाओ! और अगर फ्रीक्वेंसी सही हो तो? अगर फ्रीक्वेंसी सही है तो लाइट के पड़ते ही बिना एक नैनोसेकंड की देरी के इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ जाता है। दैट्स क्रेजी। तो इस इंस्टेंट रिएक्शन को वेव थ्योरी किसी भी तरह से नहीं समझा सकती थी? बिल्कुल नहीं। यहीं से ये साबित होना शुरू हुआ कि लाइट लहरों की तरह नहीं बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या गोलियों की तरह आती है। इन पैकेट्स को ही हम फोटॉन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को विजुअलाइज करने के लिए एक एनालॉजी कंसिडर करते हैं। मान लिया जाए कि मेटल का सरफेस एक शहर है और इलेक्ट्रॉन्स उस शहर के नागरिक हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। हाँ, लेकिन शहर से बाहर निकलने के लिए एक टोल प्लाजा बना हुआ है। शहर छोड़ने के लिए एक मिनिमम टोल टैक्स देना ही होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भाषा में इस मिनिमम टोल टैक्स को हम वर्क फंक्शन कह सकते हैं। राइट। ये एनालॉजी कंसेप्ट को बहुत सहज बना देती है। हर मेटल का अपना एक अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हर मेटल का अपना अलग टोल टैक्स यानी वर्क फंक्शन होता है। मेक सेंस। ये वो कम से कम एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के न्यूक्लियस के आकर्षण से आजाद होने के लिए चाहिए। वैसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के और भी तरीके होते हैं। जैसे अगर मेटल को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो उसे थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो वो फील्ड एमिशन होता है। अच्छा। लेकिन जब लाइट के फोटॉन्स आकर ये टोल टैक्स भरते हैं तो उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। एग्जैक्टली। अब इस शहर वाले उदाहरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि लाइट के जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो बाहर से आने वाले मददगार हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पैसे यानी एनर्जी देने आए हैं। ओके। तो अगर एक फोटॉन के पास मौजूद एनर्जी उस शहर के वर्क फंक्शन वाले टोल टैक्स से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता।
इलेक्ट्रॉन शहर में ही फंसा रहेगा। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल टर्म सामने आता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसे कैसे डिकोड किया जाए? वेवलेंथ और एनर्जी का कुछ उल्टा रिश्ता होता है ना? हाँ, लाइट की एनर्जी उसकी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, फोटॉन के पास एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, वो आखिरी लिमिट है जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। सही पकड़ा। अगर आने वाली लाइट की वेवलेंथ इस थ्रेशोल्ड लिमिट से जरा सी भी ज्यादा हुई, तो इसका मतलब है कि फोटॉन की एनर्जी उस मिनिमम टोल टैक्स यानी वर्क फंक्शन से कम हो गई है, और फिर कोई एमिशन नहीं होगा। यहीं पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का फर्क समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि ज्यादा तादाद में फोटॉन्स आ रहे हैं। मतलब शहर में ज्यादा मददगार लोग आ रहे हैं। राइट। इसका सीधा असर ये होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स टोल टैक्स पार करेंगे। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, क्योंकि सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ताकत या उनकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे निर्भर करती है? वो सिर्फ और सिर्फ आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी बढ़ाई जा रही है। तो अगर एक फोटॉन बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर आएगा, तो टोल टैक्स चुकाने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। बिल्कुल। और वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा स्पीड से बाहर भागेगा। इस पूरे खेल को एक मैथमेटिकल ढांचे में पिरोने का काम एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, और इसी काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरी क्वांटम दुनिया का सार छिपा है। तो इस इक्वेशन को लॉजिकली कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है? देखिए, जो टोटल एनर्जी फोटॉन लेकर आता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, यानी वर्क फंक्शन में खर्च हो जाता है, और जो हिस्सा बचता है वो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देता है। मतलब फॉर्मूले के रूप में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसे के मैक्स लिखा जाता है, वो बराबर होती है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के। राइट। अब यहाँ इंसिडेंट एनर्जी को निकालने के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट आखिर है क्या? मैक्स प्लैंक ने ही सबसे पहले ये पैकेट वाली थ्योरी दी थी। प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम H से दर्शाते हैं, वो असल में एक फंडामेंटल स्केलिंग फैक्टर है। ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ओके, तो फोटॉन की टोटल एनर्जी होती है h न्यू, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी है। हाँ, और वर्क फंक्शन को हम phi से दर्शाते हैं, तो पूरी इक्वेशन बनती है k max is equal to h nu minus phi। इसे एक छोटे से न्यूमेरिकल उदाहरण से विजुलाइज करते हैं। हम बिना पेन पेपर के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि एक मेटल सरफेस है जिसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। अब अगर उस मेटल पर 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ वाली लाइट डाली जाए, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? इसे सीधे कंसेप्ट से क्रैक किया जा सकता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब ये वो मैक्सिमम लिमिट है जहां तक काम बन सकता है। और जो लाइट डाली जा रही है उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है। तो चूंकि 4000 की वैल्यू 5000 से कम है, इसका मतलब है कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम होने का सीधा अर्थ है कि एनर्जी ज्यादा है। अमेजिंग। एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो एमिशन डेफिनेटली होगा। एग्जैक्टली। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो इन फॉर्मूला से ग्राफिकल सवाल बहुत बनते हैं। हाँ, ग्राफ तो बहुत पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। उस लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा प्लैंक्स कांस्टेंट h के बराबर होता है। और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ भी तो होता है। बिल्कुल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिवर्स वोल्टेज है जो बैटरी लगाकर अप्लाई किया जाता है ताकि सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया जाए। ओके। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं तो उसका स्लोप h/e होता है, जहां E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों स्लोप्स यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स पर निर्भर करते हैं। मेटल कोई भी हो, ग्राफ का स्लोप कभी नहीं बदलता। ये एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है जो एग्जाम्स में अक्सर टेस्ट किया जाता है। Here is where it gets really interesting. अब इस पूरी कहानी के लीड एक्टर पर फोकस करते हैं, फोटॉन।
नोट्स बताते हैं कि फोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन सेंस को पूरी तरह चैलेंज करती हैं। सच में। सबसे अजीब बात यह है कि फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। मतलब ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। कोई चीज एग्जिस्ट कैसे कर सकती है अगर उसका मास ही नहीं है? ये क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा टकराव है। रेस्ट मास 0 होने का मतलब है कि फोटॉन कभी रुकी हुई अवस्था में मिल ही नहीं सकता। तो वो हमेशा मोशन में रहता है। हाँ, अगर ब्रह्मांड में कहीं फोटॉन है तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होगा, जो वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसे रोका नहीं जा सकता। और अगर फोटॉन को रोकने की कोशिश की गई तो वो अपनी सारी एनर्जी किसी और चीज को दे देगा और खुद खत्म हो जाएगा। उसका कोई वजूद नहीं बचेगा। लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है, और आइंस्टाइन के फेमस E = mc² के हिसाब से एनर्जी है तो मास भी होना चाहिए। बिल्कुल, इसे हम डायनामिक मास या काइनेटिक मास कहते हैं। जब फोटॉन मोशन में होता है तो उसका एक इक्विवेलेंट मास होता है। राइट। और क्योंकि उसके पास मूविंग मास है और वेलोसिटी है, तो लॉजिकली उसके पास मोमेंटम भी होना चाहिए। फोटॉन के मोमेंटम को p से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है p = h/λ, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अब यहाँ एक पेंच लगता है। मुझे इस फॉर्मूले में थोड़ा पुशबैक देना है। अगर मोमेंटम का फॉर्मूला सिर्फ h और लैम्डा यानी वेवलेंथ पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर दो अलग अलग फोटॉन्स की वेवलेंथ एकदम समान है तो उनका मोमेंटम भी हर हाल में समान ही होना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, है ना? और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। वेट, रियली? हाँ, क्लासरूम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक क्लासिक ट्रैप है। फॉर्मूला देखकर पहली नजर में यही लगता है कि वेवलेंथ सेम तो मोमेंटम सेम, लेकिन यहाँ फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स को याद करना होगा। कौन से फंडामेंटल्स? वेवलेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई दिशा या डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओहो, अब समझ आया। मोमेंटम वेक्टर है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अगर दो फोटॉन्स की वेवलेंथ सेम है तो उनके मोमेंटम की सिर्फ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा। यही कैच है। मान लिया जाए कि एक फोटॉन ईस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा वेस्ट की तरफ, दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो फॉर्मूला h/λ से जो नंबर निकलेगा वो दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन क्योंकि उनकी दिशा अलग अलग है, उनका ओवरऑल मोमेंटम वेक्टर अलग माना जाएगा। इसलिए सिर्फ वेवलेंथ सेम होने से मोमेंटम सेम होने की गारंटी नहीं मिलती। हाँ, पर इसका उल्टा तो सच होगा ना? एकदम सच है। अगर दो फोटॉन्स का मोमेंटम पूरी तरह सेम है तो उनकी वेवलेंथ को सेम होना ही पड़ेगा। यार, ये वो बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं जो रटने से नहीं बल्कि गहराई से समझने से आते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में डराने के लिए दी जाती है। आप कॉम्प्लेक्स लाइट सोर्स वाले सवालों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। जब सवालों में एक ऐसा वेव फंक्शन दे दिया जाता है जिसमें अलग अलग एंगुलर फ्रीक्वेंसीज एक साथ जोड़ दी जाती हैं। कोई एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बल्कि एक लंबी चौड़ी गणित की इक्वेशन होती है जिसमें साइन और कोसाइन के साथ टाइम के अलग अलग मल्टीप्लायर्स होते हैं। जैसे एक फ्रीक्वेंसी 5 के स्केल पर है और दूसरी 8 के स्केल पर। इस तरह के वेव फंक्शन की गणित देखकर अक्सर घबराहट होती है, लेकिन कंसेप्चुअली ये बहुत आसान है। इस खिचड़ी का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि जो लाइट मेटल पर आ रही है उसमें कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज यानी अलग अलग रंगों की लाइट मिक्स है। तो ऐसे में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली जाए? मतलब क्या उन सभी फ्रीक्वेंसीज का एवरेज लिया जाता है? एवरेज बिल्कुल नहीं लिया जाता। यहाँ क्वांटम नेचर का वो उसूल काम आता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में सिर्फ एक ही फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा। ओके। अब अगर मेटल पर कमजोर फोटॉन्स भी गिर रहे हैं और बहुत ताकतवर फोटॉन्स भी गिर रहे हैं, तो सबसे तेज भागने वाला इलेक्ट्रॉन वो होगा जिसने सबसे ताकतवर फोटॉन को एब्जॉर्ब किया है। इसका मतलब है कि उस पूरी लंबी इक्वेशन में से हमें सिर्फ उस हिस्से को खोजना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। बाकी सारी छोटी फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। एग्जैक्टली। छोटी फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकाल जरूर सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले नहीं होंगे। इसलिए K-max की कैलकुलेशन हमेशा उस मिक्सचर में मौजूद सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन के आधार पर ही होती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर लाइट
जिसे सदियों तक सिर्फ एक वेव, एक तरंग माना गया, वो अचानक से फोटॉन्स यानी पार्टिकल्स की तरह बर्ताव कर सकती है। तो क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है? मतलब आप पूछ रहे हैं कि क्या मैटर वेव बन सकता है? हाँ, क्या जो चीजें पार्टिकल हैं वो वेव बन सकती हैं? यही वो जीनियस और क्रांतिकारी विचार था जो 1924 में लुई डी ब्रोगली के दिमाग में आया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रकृति को सिमेट्री पसंद है। अच्छा। नेचर एक बैलेंस में काम करता है। अगर एनर्जी जो कि लाइट है वो मैटर यानी पार्टिकल का रूप ले सकती है, तो मैटर जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन उसे भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन ये विचार आया कहाँ से? मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिसका अपना मास है, जो एटम के अंदर एक कण की तरह चक्कर लगा रहा है, उसे एक लहर मानने का क्या तुक था? डी ब्रोगली दरअसल नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल की एक कमी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कोई वजह तो होनी चाहिए। डी ब्रोगली ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड कण ना होकर एक गिटार के तार जैसी स्टैंडिंग वेव है, तो वो वेव सिर्फ उसी ऑर्बिट में फिट हो पाएगी जिसकी परिधि उस वेवलेंथ के साथ परफेक्टली मैच करेगी। इस एक विचार ने वेव नेचर ऑफ मैटर की नींव रख दी। शुरुआत में तो ये विचार बड़ा पागलपन सा लगा होगा, लेकिन बाद में डेविसन और जर्मर जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके साबित कर दिया कि जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम को क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वो बिल्कुल लाइट वेव्स की तरह इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है। ये थियोरेटिकल फिजिक्स की खूबसूरती है। विचार पहले आता है और प्रैक्टिकल सबूत बाद में। और आज डेली लाइफ में इसका सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो कैसे काम करता है? नॉर्मल माइक्रोस्कोप लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाइट की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो वायरस या डीएनए जैसी बहुत बारीक चीजों को नहीं दिखा सकती। लाइट उन छोटी चीजों के ऊपर से लहर की तरह निकल जाती है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो लाइट के मुकाबले हजारों गुना छोटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन बारीक स्ट्रक्चर से टकराकर एक बेहद क्रिस्प और मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है। बिल्कुल। अगर मैटर में वेव नेचर नहीं होता तो मॉडर्न बायोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। अमेजिंग। तो लाइट के पास पार्टिकल नेचर है और मैटर के पास वेव नेचर। ये डुअलिटी, ये दोहरापन ही पूरे यूनिवर्स के काम करने का बेसिक तरीका है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो हमारी आंखों को ऊपरी सतह पर दिखाई देता है। एकदम सही। ये एक शानदार सफर रहा, क्लासिकल वेव थ्योरी के टूटने से लेकर मैटर के वेव बनने तक। आज के इस लेक्चर में बहुत से भारी कंसेप्ट्स को डिकोड किया गया है। हाँ, काफी डीप डाइव था ये। अब चीजों को दिमाग में पूरी तरह से सेट करने के लिए लेक्चर खत्म करने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बिना किसी बुलेट पॉइंट के। सिर्फ 5 सबसे जरूरी टेकअवेज पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और क्रिटिकल पॉइंट यही है कि फोटॉन का रेस्ट मास हमेशा 0 होता है। वो कभी रुके हुए एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनका वजूद सिर्फ मोशन में है, जहां उनके पास डायनामिक मास होता है। राइट। और दूसरा टेकअवे है वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट। मतलब ये वो मिनिमम एनर्जी है, वो टोल टैक्स है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल के बंधन से आजाद होने के लिए चुकाना ही पड़ता है। तीसरा अहम कॉन्सेप्ट इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का फर्क है। लाइट की इंटेंसिटी सिर्फ फोटो करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी यानी उनकी ताकत बढ़ती है। और चौथा पॉइंट जो मोमेंटम का ट्रैप था। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ वेवलेंथ सेम होने से मोमेंटम की दिशा सेम नहीं हो जाती, सिर्फ उसकी वैल्यू सेम होती है। एग्जैक्टली। और पांचवा टेकअवे डी ब्रोगली की थ्योरी है। प्रकृति सिमेट्रिकल है। लाइट की तरह मैटर का भी अपना एक वेव नेचर होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सीलेंट। अब इस पूरी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए 3 कंसेप्चुअल सेल्फ चेक सवाल। ओके। इनके जवाब किसी को बताने नहीं हैं, बस दिमाग की एक्सरसाइज के लिए इन पर सोचना दिलचस्प होगा। पहला सवाल, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है या फ्रीक्वेंसी पर? बढ़िया सवाल है। और दूसरा सवाल, अगर किन्हीं 2 फोटॉन्स का मोमेंटम हर लिहाज से एकदम सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों सेम है, तो क्या उनकी वेवलेंथ भी हर हाल में सेम होगी? और तीसरा बहुत ही सीधा सा सवाल, किसी भी फोटॉन की वैक्यूम स्पीड क्या होती है? क्या उसे किसी भी तरीके से धीमा किया जा सकता है?
इन सवालों के जवाब आज के इस डिस्कशन में ही गहराई से छुपे हुए हैं। कंसेप्ट्स और फॉर्मूले तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स का एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी चर्चा को एक अलग ही रहस्यमयी दिशा में ले जाता है। कौन सा विचार? जब मैटर के वेव नेचर की बात होती है तो एक चीज सामने आती है जिसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। जब साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक स्लिट से गुजारते हैं और उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तो वो एक वेव की तरह फैल जाते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही वहां एक डिटेक्टर या कैमरा लगा दिया जाता है सिर्फ ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से गया, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत अपना बिहेवियर बदल लेते हैं। वो वेव बनना छोड़कर एक सीधे पार्टिकल की तरह चलने लगते हैं। वाओ, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। मतलब क्या प्रकृति सिर्फ हमारे देखने भर से अपनी वास्तविकता बदल लेती है? ये क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है और इसी से जुड़ा है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जहां ब्रह्मांड के दो पार्टिकल्स एक दूसरे से अनदेखे धागों से इस तरह जुड़ जाते हैं कि एक में किया गया बदलाव दूसरे में तुरंत महसूस होता है, चाहे वो यूनिवर्स के दूसरे कोने में ही क्यों ना हो। तो शुरुआत में जिस सॉलिड दीवार या बहते पानी की बात हुई थी, क्वांटम लेवल पर आकर वो सब सिर्फ एनर्जी पैकेट्स, प्रोबेबिलिटी और ऑब्जर्वेशन के खेल में बदल जाते हैं। क्या पता हमारा इस ब्रह्मांड को देखना ही इसे वो आकार दे रहा है जो हम महसूस करते हैं। सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। क्वांटम दुनिया के इन रहस्यों पर सवाल उठाते रहिए।